नमस्ते। आज हम कानूनी दुनिया की 5 ऐसी बड़ी खबरों पर बात करेंगे। और ये सिर्फ सुर्खियां नहीं है, ये असल में दिखाती हैं कि हमारा समाज और हमारा कानून दोनों किस तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ अदालती मामले नहीं है, ये एक सीधा टकराव है। कानून बने हैं 20वीं सदी में और समस्याएं हैं 21वीं सदी की। हाँ। और हमारी अदालतें रोज इसी खाई को मतलब पाटने की कोशिश कर रही हैं, कभी सामाजिक रिश्तों में तो कभी ये जो नई डिजिटल दुनिया के अपराध हैं उनमें। तो चलिए इसी टकराव की पहली झलक देखते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट से कोर्ट ने एक लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े मामले में चंद्रीश नाम के व्यक्ति को दी गई उम्र कैद की सजा पलट दी। और कोर्ट की जो टिप्पणी थी वो भी बड़ी दिलचस्प थी। हाँ, कि पश्चिमी विचारों के चलते रिश्ते बनते हैं और फिर जैसे ही टूटते हैं FIR हो जाती है। सही। पर यहाँ कोर्ट ने सिर्फ टिप्पणी नहीं की, बल्कि वो सबूतों की तह तक गई। मतलब ट्रायल कोर्ट ने तो लड़की को नाबालिग मान लिया था। अच्छा। लेकिन हाई कोर्ट ने ऑसिफिकेशन टेस्ट मतलब हड्डियों की जांच वाली रिपोर्ट को तवज्जो दी और उसके हिसाब से लड़की की उम्र करीब करीब 20 साल थी। और लड़की ने खुद भी माना था कि वो अपनी मर्जी से गई थी। बिल्कुल। इसी आधार पर पॉक्सो, किडनैपिंग और रेप जैसे, आप सोचिए कितने गंभीर आरोप थे, सब खारिज हो गए। तो इसका मतलब क्या ये सिर्फ एक केस में मिली राहत है या इसका कोई बड़ा असर होगा? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। देखिए, ये फैसला ना एक तरह से ट्रायल कोर्ट्स को एक कड़ा संदेश देता है कि भाई सिर्फ FIR के आधार पर मत चलिए, जो वैज्ञानिक सबूत हैं उनको गंभीरता से लीजिए। सही बात है। ये दिखाता है कि कैसे सहमति से बने रिश्तों को भी कानूनी दांव पेच में फंसाया जा सकता है। बिल्कुल। और सबूतों की बारीकी से जांच कितनी जरूरी है। सबूतों की बात चली है तो अगला मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का है, जहां सबूत एक फोरेंसिक रिपोर्ट की शक्ल में आया। एक 66 साल के व्यक्ति नूर मोहम्मद, उनकी एंटिसिपेटरी बेल की अर्जी खारिज कर दी गई। आरोप था 50 किलो गोमांस की सप्लाई का। और उनकी दलील क्या थी? उनकी दलील ये थी कि उन्हें लगा ये भैंस का मांस है, लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि वो बैल का मांस था। अच्छा। कोर्ट ने इस दलील को एक चालाक चाल तक कह दिया। पर यहाँ जमानत ना देने की जो असली वजह है वो ज्यादा गहरी है। वो क्या है? कोर्ट सिर्फ एक व्यक्ति को सजा नहीं देना चाहती, वो हिरासत में पूछताछ के जरिए उस पूरे अवैध नेटवर्क का पर्दाफाश करना चाहती है जो इस धंधे को चला रहा है। तो एक तरफ ये जमीनी अपराध हैं और दूसरी तरफ एक ऐसा फ्रॉड जिसका तरीका ही डरावना है, डिजिटल अरेस्ट। अगला मामला तो सच में हैरान करने वाला है, मैं तो सोच भी नहीं सकता। एक 82 साल के बुजुर्ग नरेश मल्होत्रा से लगभग 23 करोड़ रुपए ठग लिए गए। जी, 23 करोड़। और ये डिजिटल अरेस्ट होता क्या है? इसमें स्कैमर्स आपको वीडियो कॉल पर लेकर ये यकीन दिलाते हैं कि आप पुलिस हिरासत में हैं। घर में बैठे बैठे। हाँ, घर में बैठे बैठे। और आपको घर से बाहर निकलने या किसी से बात करने की इजाजत नहीं है जब तक आप उनके बताए खाते में पैसे न डाल दें। धोखेबाजों ने खुद को पुलिस अधिकारी बताया और तो और सुप्रीम कोर्ट के जाली दस्तावेज तक दिखा दिए। लेकिन 23 करोड़ रुपए की इतनी बड़ी रकम एक खाते से दूसरे में चली जाती है और बैंकों को पता भी नहीं चलता। क्या यहाँ बैंकों की जिम्मेदारी पर सवाल नहीं उठता? बिल्कुल उठता है। याचिका में साफ साफ बैंकों पर घोर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। इस केस में म्यूल अकाउंट्स का इस्तेमाल हुआ। म्यूल अकाउंट्स वो क्या होते हैं? ये वो बैंक खाते होते हैं जो अक्सर धोखे से या थोड़े पैसों के लालच में आम लोगों से खुलवाए जाते हैं। अच्छा। ताकि गैर कानूनी पैसे को घुमाया जा सके और असली अपराधी तक पहुंचना मुश्किल हो जाए। तो अब इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने RBI, CBI और कई बड़े बैंकों को नोटिस जारी कर पूछा है कि भाई इस तरह के फ्रॉड को रोकने के लिए कोई राष्ट्रीय नीति क्यों नहीं है। तो एक तरफ सिस्टम में मौजूद इन खामियों की बात है, तो दूसरी तरफ सिस्टम के अंदर ही एक और तरह का टकराव देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट में एक वकील महेश तिवारी और जज के बीच जो बहस हुई वो मामला भी काफी गरमाया। हाँ, ये मामला अदालत की तौहीन मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से जुड़ा है। वकील साहब ने झारखंड हाईकोर्ट के एक जज को सुनवाई के दौरान कह दिया, अपनी हद पार न करें। अरे जी, जब हाईकोर्ट ने उन पर अवमानना की कार्रवाई शुरू की तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बहुत सख्त टिप्पणी की। उन्होंने कहा वो सिर्फ ये दिखाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से आदेश चाहते हैं कि देखो मेरा क्या बिगाड़ लिया। मतलब ये एक तरह से अहम की लड़ाई बन गई। बिल्कुल। ये घटना कोर्ट की गरिमा और वकील के आचरण की जो सीमाएं हैं उनको साफ साफ दिखाती है। और सीमाओं की बात करें तो हमारा आखिरी मामला भी इसी से जुड़ा है। एक तरफ जांच एजेंसी के अधिकार और दूसरी तरफ व्यक्ति की निजता की सीमा, आईपैक का मामला। जी, पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक के एक अधिकारी जितेंद्र मेहता, उन्होंने याचिका दायर की थी कि ED को उनका जब्त किया गया फोन खंगालने से रोका जाए क्योंकि ये उनके मतलब निजता के मौलिक अधिकार का हनन है। तो इस पर कोर्ट ने क्या कहा? इस पर कोर्ट ने एक बहुत सीधा सवाल पूछा, आप इतना डर क्यों रहे हैं? और ये मामला और भी पेचीदा हो जाता है क्योंकि ED ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पर रेड में बाधा डालने का आरोप भी लगाया है। अच्छा। तो यहाँ सवाल सिर्फ एक फोन का नहीं है, बल्कि ये जांच एजेंसियों के अधिकार और व्यक्तिगत निजता के बीच संतुलन का एक बहुत बड़ा सवाल बन गया है। तो ये पांचों मामले दिखाते हैं कि भारतीय अदालतें कितने अलग अलग मोर्चों पर एक साथ जूझ रही हैं, बदलते सामाजिक रिश्तों से लेकर डिजिटल अपराधों की भूल भुलैया और सिस्टम के अंदर की तकरार तक। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। वो क्या है? कि क्या हमारे मौजूदा कानून इन नई चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, या फिर न्यायपालिका को लगातार इन कानूनों की नई व्याख्या करनी होगी